नमस्कार, गांधी जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अनुराग अज्ञे। सबसे पहले पवन काम्बोज जी का जन्म हरियाणा के सिरसा से है। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल सिरसा में हुई। उसके बाद देश के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई पूरी की। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए बतौर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैनेजर की भूमिका में रहे और उसके बाद देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर बतौर आईआरएस पद पर रहते हुए सेवा वर्तमान में जीएसके जोन अहमदाबाद में दे रहे हैं। 14 सितंबर तारीख को इन्होंने अपने फेसबुक पन्ने पर लिखते हैं कि हिंदी में सोचकर अंग्रेजी में बोलने वाले सब विवश सज्जनों को हिंदी दिवस की शुभकामना। यह भाषी कटाक्ष हिंदी प्रेम को दिखलाता है। उसके बाद जब मैं इनके फेसबुक पन्ने को अपनी उंगलियों के माध्यम से उखेर रहा था तो तारीख 6 अगस्त को यह मिला कि कृपया इस पोस्ट को पूरा पढ़ें कर हेडिंग के माध्यम से एक लेटर लिखे हैं और यह पत्र मानवता की दुहाई और एक 15 साल के बच्चों को टीबी हो जाने का जिक्र करता है जिससे मदद की गुहार दिखाई देती है। सचमुच यह आपके व्यक्तिगत को एक खाका खींच रही है जिससे साफ साफ मालूम चल रहा है कि आपके इतने व्यस्त जीवन में भी दूसरे के प्रति एकाकी मन से समय निकाल पा रहे हैं। धन्यवाद। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ गांधी जी की पाठशाला में। आप अपने अनुभव से इन तमाम हम जैसे छात्रों और हम जैसे जरूरतमंदों के लिए एक ज्ञान स्रोत बनेंगे। उम्मीद है कि हमारी सवाल और आपके जवाब एक मुखातिब और एक मंजिल तक इशारा करेगा। धन्यवाद आदरणीय। Thank you. Can I start the session now? Yes sir, yes sir. Am I properly audible to everyone? I think yes sir. Okay. And is everyone comfortable both in Hindi as well as English? Yes sir, no doubt. Fair enough. आपको मेरे ये ब्लॉग की स्क्रीन ओपन करके रखी हुई है मैंने। बेसिक पॉइंट है इसके अंदर, ये सबको नजर आ रही है। पहले तो सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। यस सर, दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है। इसका लिंक भी बाद में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। एंड जैसा कि डॉक्टर गौतम ने बताया, मोस्ट ऑफ यू आर परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन, राइट? यस सर। ओके, फेयर एनफ। तो लाइक सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इज ए relatively long journey. It requires consistent effort of around 2 to 3 years. 3 years is comfortable. 3 years means if you're ready to dedicate 50 to 60 hours per week with full dedication for 3 years, this is sufficient time, right? I have compiled some like 10 to 15 points as per my understanding of this journey, एंड मैं वो एलेबोरेट करूंगा स्टार्टिंग के अराउंड 30 मिनट में, और उसके बाद में आप 1 by 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्पेसिफिक टू सिविल सर्विसेज एग्जाम, या फिर आपको लगता है कि कुछ अलग से लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस कहाँ क्या रहा, या मतलब कुछ और सिविल सर्विसेज से अगर कोई इश्यू आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो क्योंकि मोस्ट ऑफ योर कॉलेज स्टूडेंट्स, देन आई बिलीव दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन. आई स्टार्टेड प्रिपरेशन once I completed my graduation and joined a private corporate job. At that point of time, I decided that I should prepare for civil service exam, but that the stage of life you all are in, this is the right time to start preparation. First of all, you need to decide your optional
I hope that basic scheme, the exam pattern, most of you familiar with the UPSC pattern. You have one optional, four GS paper, one essay paper, and this is about means and about prelims. We have one GS paper and another qualifying CSAT paper. So, why I want to emphasize on optional is this is very, very important element of the whole process, and optional can uh, push you in top 100, and if you perform badly in optional, it can push you away out of the list also, right? So, about the detailed strategy, since I prepared in 2014 15, at that point of time, Insight on India was quite popular, and Insight of India was one of the rare freely available study material. I could not afford coaching. I couldn't even afford test series at that point of time. So, Insight of India, I thoroughly followed. Apart from that, I have recently discovered from my juniors that along with Insight of India, there are other good websites like IS Baba. IS Baba is a good website. Then we have clearis.com. Then there is another website called Civil Services Daily करके वेबसाइट है, उसमें भी काफी डिसेंट स्टडी मटेरियल मिल जाता है. देन विजन आई एस का जो मंथली करंट अफेयर है उसमें भी काफी आपको मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो रिसेंट ऑफर्स हैं, मतलब मैं अपने आप को पूरा रेफरेंस इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि मुझे इस जर्नी से निकले हुए अराउंड 5-6 साल हो चुके हैं. जो रिसेंट टॉपर्स हैं 2019 के एग्जाम के, 18 के एग्जाम के, अगर आप उनके ब्लॉग फॉलो करेंगे तो वो आपको ज्यादा बेटर आइडिया दे देंगे. बट मतलब ये नहीं चलते रहना चाहिए कि आप हर नए दिन किसी टॉपर की वीडियो या उसका ब्लॉग ओपन करके देखते रहें और जस्ट अपने आप को कंफ्यूज करते रहें. ये नहीं होना चाहिए. आप सिलेबस पे फोकस करिए और सिलेबस में लेट से मॉडर्न हिस्ट्री आपने एक बार डिसाइड कर लिया है, 2-3 लोगों से पूछ के, 2-3 ब्लॉग से पढ़ के आपने डिसाइड कर लिया है कि इसको स्पेक्ट्रम की बुक से पढ़ना है, तो बस आप स्पेक्ट्रम बुक फॉलो करिए बिंदास. ठीक है. अगर स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ के पहले लोग एग्जामिनेशन निकाल गए हैं तो आप भी निकाल पाएंगे, उसमें कुछ वो नहीं. आप फेक रखिए. अगर मॉडर्न हिस्ट्री, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप स्पेक्ट्रम से भी पढ़ लेंगे और बिपिन चंद्रा से भी पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी से भी पढ़ लेंगे, तो फिर वो बहुत कंफ्यूजन टाइप हो जाती है, राइट. तो डोंट फॉलो टू मेनी सोर्सेज. It's better to read one particular source 3 times rather than studying a particular topic from 3 different sources. सबको समझ में आ रहा है ना? Am I audible properly? Yes sir, yes sir. Okay, fair enough. अच्छा, क्योंकि आप इस स्टेज पे most of you will appear in this exam somewhere around 2023 or 24 or earliest 22. So at this stage of time, current affair you should not neglect. You should never neglect any portion, current affair or static portion. But current affair, you can still give little emphasis to current affair at this point of time. मतलब क्योंकि static portion है, this is going to be a constant portion, and you can like strengthen your static portion along with your optional at this point of time. Current affair, you don't have to ignore it. Always throughout your journey, keep reading one newspaper daily, be it The Hindu or Indian Express, and along with notes of one good coaching, monthly notes of one good coaching, for example, Vision IS. That's sufficient for current affair at this point of time.
since you have 2 to 3 years to appear for the exam, first focus on your optional and on static portion. Static portion means, for example, history, world history, geography, and the things which are not going to change in next 2 3 years. So most of you, since most of you are not working, are not in job, so this thing is not very relevant for you. Yes, optional we can discuss little in detail. As I have said, optional plays very critical role in your selection. So it's generally recommended that you should pick the optional of your graduation. For example, I was an electrical engineer before joining IRS. I was in Indian Engineering Service. So I was comfortable with electrical engineering. Although I would say that I was not very interested, like I had no keen interest in pursuing engineering, but I knew कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बट फिर भी अगर नेशनल लेवल पे देखें तो मैं लाइक स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छा स्कोर कर सकता हूँ बाकी कैंडिडेट के कंपैरिजन में. तो ऑप्शनल पिक करते टाइम स्कोर फोकस होना चाहिए. एक नॉर्मल एक रिकमेंडेशन रहता है कि इंटरेस्ट के आधार पे हो, बट इंटरेस्ट स्कोर वो आपको मैनेज करना पड़ेगा. मतलब मैं नॉर्मली सब टॉपर्स यही सजेस्ट करेंगे कि इंटरेस्ट के साथ ही ऑप्शनल पिक करिए, बट इसमें आपको ये डिसाइड करना होगा कि अल्टीमेटली स्कोर मैटर करता है. और मैं मतलब खुद से बोल रहा हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं था, बट आई वॉज गुड इन इट. तो बस वो बेसिस था मेरा कि हाँ ठीक है, इसमें स्कोर अच्छा आ जाएगा, और फॉर्चुनेटली अच्छा स्कोर आ भी गया. मतलब 2014-15 ईयर ये जो थे, ये साल काफी अच्छे थे टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए. यस, नेक्स्ट सोशल मीडिया. सोशल मीडिया ना काफी इम्पोर्टेंट इशू हो गए, और मतलब मैंने, क्योंकि मैं ट्विटर पे रेगुलर ट्वीट करता हूँ, फेसबुक भी करता हूँ, और जो सोशल मीडिया पे इतना एक रेगुलर नहीं था, बट सिलेक्शन होने के बाद, सिस्टम में आने के बाद अगर फिर भी रिलेटिवली थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है सोशल मीडिया पे जाने का, तो ये कैंडिडेट में एक टिपिकल कंफ्यूजन होता है कि वेदर दे शुड स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, फेसबुक और जो भी प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम वगैरह. तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आई नॉट रिकमेंड लाइक यूज ऑफ सोशल मीडिया इवन फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पज. Because on social media, let's say on Twitter, for every one sensible thing you encounter, you are going to encounter 10 things which are not going to make much sense. मतलब एक, ठीक है, आपने किसी टॉपर का कोई उसने या लेट्स से आपके टीचर ने कोई बढ़िया लिंक शेयर कर दिया, कोई अच्छी न्यूज का लिंक शेयर कर दिया जो रेलेवेंट अच्छा आर्टिकल है, बट इसके साथ साथ 10 चीजें ऐसी होंगी जो सिर्फ मसाले वाली होंगी, ठीक है. तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है. आपको लगता नहीं, आप ज्यादातर यही सोचते होंगे कि यार 4 घंटे पढ़ लिया, अब जो है आधा घंटा मैं ट्विटर पे या फेसबुक पे बिताता हूँ, इससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा. देखो, माइंड फ्रेश होने में और माइंड डिस्ट्रैक्ट होने में डिफरेंस होता है, ठीक है. डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि जब आप वापस वो आधा घंटा ट्विटर पे बिता के वापस जाके पढ़ने बैठेंगे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहेंगी, ठीक है. तो उसको अवॉइड करना है. अब माइंड फ्रेश करने के लिए बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है. माइंड फ्रेश होना बहुत जरूरी है. आप म्यूजिक सुनिए, सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, या फिर लेट्स से उससे भी अपना अपना इंटरेस्ट हो सकता है. कुछ लोग रिलीजियस म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोगों को लाइक पुराने गाने पसंद है, कुछ लोगों को मॉडर्न गाने पसंद है. आप कुछ स्विच परस्यू करिए साथ में, ठीक है. आप खेल सकते हैं बीच में आधा घंटा 1 घंटा निकाल के. आप कोई अच्छा सेंसिबल हॉबी, लेट्स से गार्डनिंग है, वो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ योर रिसोर्सेज एंड योर जेन्युइन हैबिट, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट.
तो इस तरह की चीजें करिए, माइंड को फ्रेश करना है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। और सोशल मीडिया मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन 10 गुना है और सेंसिबल चीजें 1 गुना ही चलती हैं इसके। एंड नेक्स्ट ये है कि एक टॉपिक पिक करिए, सिलेबस को फोकस रखिए। आप लोग बोलते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस अनलिमिटेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी है वेरी डिटेल्ड एंड वेरी लाइक वेल डिफाइंड सिलेबस, ठीक है। हर एक पेपर में वेल डिफाइंड सिलेबस है, तो उस सिलेबस के टॉपिक को कैच करिए आप, मतलब एग्जैक्ट जो कीवर्ड किया गया है उसको अभी तो फॉर्चुनेटली स्टडी मटेरियल भी काफी डिटेल्ड आ गया, तो बस उसको अच्छे से कवर करिए आप और उसी को रिवाइज करिए बार बार, ठीक है। उसी को बार बार अच्छे से रिवाइज करिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको बात समझ में भी आ जानी चाहिए और आपको चीजें याद भी रहनी चाहिए। और कोशिश करिए कि लेट्स से जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री, इसी का एग्जांपल लेते हैं, स्पेक्ट्रम आपने पूरा स्टडी कर लिया उसको, देन उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, दोनों सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, फ्रॉम गुड टेस्ट सीरीज। अटेम्प्ट क्वेश्चन, attempting question will do two things. First, it will give you confidence, then you have learned the topic thoroughly. First, confidence, and then it will challenge you कि आपने जो पढ़ा है अगर सही से पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, और क्वेश्चन नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं पढ़ने में दिक्कत है, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब ये मुझे अच्छे से याद है जब मैंने मेरे फीलिंग्स के टेस्ट सीरीज ये जो फुल लेंथ 100 क्वेश्चन वाला फुल लेंथ पेपर करना स्टार्ट किया था, तब जाके मेरे को रियलाइज हुआ था कि यार मतलब मेरे पढ़ने में ये दिक्कत है, समझ रहे ना आप। मुझे चीजें समझ तो है क्योंकि इंजीनियर है, मतलब अब इंजीनियर की एक मेंटालिटी होती है कि चीजें समझ तो आ जाती हैं, लॉजिकली समझ में आती है, वो चीजें याद रखने की आदत ही नहीं होती है इंजीनियर्स को। मतलब आईआईटी में तो हमारे वैसा था कि काफी सारे एग्जाम ही ओपन बुक होते थे, तो अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, तो कि ओपन बुक एग्जाम है उसमें आप निकाल के चेक करके दे सकते हैं। तो अगेन आपको मेमोराइज भी करना है और आपको उसको अंडरस्टैंड भी करना है, दोनों चीजें अपने अपने इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये लैंग्वेज वाला भी एक, जैसे खास करके लाइक आई कम फ्रॉम रूरल एरिया एंड माय मोड ऑफ स्कूलिंग वाज इन हिंदी मीडियम एंड लाइक आई एम द फर्स्ट पर्सन टू गेट आउट ऑफ माय फैमिली टू गो टू आईआईटी एंड स्टडी। तो इंग्लिश कंसर्न था मेरे लिए भी, बट मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर इंग्लिश कंसर्न है भी फिर भी गो फॉर इंग्लिश मीडियम, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, ठीक है, हिंदी के प्रति अपना जो प्यार है वो जायज है, बट आप ग्राउंड रियलिटी देखिए। आप लेट्स से यूपीएससी का जो रिजल्ट है पिछले 2 साल से, उसमें हिंदी मीडियम से कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं वो देखिए, वो फैक्ट वो आपके सामने है, ठीक है। उसमें हिंदी मीडियम से अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, उस चीज जाने की जरूरत अभी नहीं है एटलीस्ट हमें, ठीक है। तो जितना हो सकता है इंग्लिश मीडियम के साथ जाइए, उसमें फैक्टर भी है कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, अच्छी टेस्ट सीरीज जो है, कोचिंग है, गाइडेंस है, वो सब कुछ इंग्लिश मीडियम में अच्छा अवेलेबल है। और इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, मतलब आप मान के चलिए कि जैसे ही कोई कीवर्ड आपके सामने नया आता है तो प्लीज उसको गूगल करिए, उसका मीनिंग देखिए, कहीं ना कहीं एक नोटबुक मेंटेन करिए, ठीक है। और आपकी इंग्लिश नॉर्मल हो जाएगी। मतलब ऐसा है कि लाइक जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको इंग्लिश लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वो 1 साल के अंदर सब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। एंड question practice, social media, optional selection. Yes, notes are very important. I will suggest कि आप
अपनी लैंग्वेज में, और लेट्स से एक पेज पढ़ते हैं पूरा, लेट्स से लक्ष्मीकांत का एक पेज पढ़ते हैं, तो उसमें से वो पेज पूरा का पूरा 4, 5, 10 वर्ड्स के अंदर आ जाना चाहिए, ताकि आप रिवाइज कर सके। रिवीजन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज जैसा मैंने पहले बोला, यू नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल एज यू नीड टू मेमोराइज द थिंग। That's all from my side। अभी जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऋषभ? सर एक राजनंदिनी का क्वेश्चन आया है, आई थिंक सो क्वेश्चन ही है। बोलो हेलो बोलो। सर करंट अफेयर कब से स्टार्ट करने चाहिए और कब तक पढ़ने चाहिए? एमएनएस एग्जाम से पहले, मतलब प्री एग्जाम आने तक, और या आईएएस बाबा और विजन के मंथली मैगजीन पढ़ने के बाद भी हमें योजना पढ़ना जरूरी है क्या? और सर रिटेन नोट्स करंट अफेयर के लिए बनाना जरूरी होगा? ये राजनंदिनी ने बेसिकली पूछा। करंट अफेयर को मैं दोबारा एलाबोरेट कर देता हूँ। लेट्स से किसी पर्टिकुलर मंथ में, लेट्स से अगस्त 2021 में आप पहला प्रीलिम्स लिख रहे हैं, राइट? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जनवरी 2020 ओनवर्ड सब करंट अफेयर कवर करना चाहिए आपको। लगभग 1.5 साल का, करंट अफेयर कवर करेंगे, उसमें टॉपिक रिपीट भी होते जाएंगे, काफी जो है आपके डिसेंट वेट बन जाएगी उसमें। 1.5 साल का सफिशियंट है वो, मतलब इफेक्टली अगले मेंस तक जाते जाते, जैसे मेंस आप लिखते हैं दिसंबर 21 में, तो वो जनवरी 20 से लेके दिसंबर 21 तक ऑलमोस्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाती हैं। हाँ, मैंने रिसेंट के प्रीलिम्स में देखा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 5-7 साल पहले के करंट अफेयर में से भी अपीयर हुए हैं क्वेश्चन। लाइक आई रिमेम्बर, एक सत्यम स्कैंडल करके हुआ था, सत्यम स्कैंडल 2008 टाइप में हुआ था, तो उसका करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था जो 2016 में। तो इस टाइप के एक्सेप्शनल चीजों के लिए जो है आप उतना वो नहीं डेडिकेट करते, आप उससे ये इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि मुझे 10 साल का करंट अफेयर करना है, ठीक है? प्रीलिम्स में मान के चलिए कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ होंगे, जो आउट ऑफ सिलेबस भी अपीयर होंगे, और मतलब वैसा भी अपीयर होगा कि यार ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, मतलब आज से 10 साल पहले का प्री क्वेश्चन पूछने का क्या सेंस है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप 90 क्वेश्चन टारगेट करिए। 90 क्वेश्चन डिसेंट होंगे, सिलेबस में से होंगे, डूएबल होंगे, वो नॉर्मल रहता है यूपीएससी का। बट 10 एक्सेप्शनल क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ के जो है, मतलब हम वो नहीं कर सकते कि समझ रहे हो, अपने जो 90 को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी, तो फोकस ऑन रोज 90 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हमेशा ऐसे रहेंगे जो मतलब कई बार ऐसा महसूस होगा कि ये तो पीएचडी वाला भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, 90 पे फोकस करो। और क्या आप अच्छा, अभी मैं क्या करूं, अच्छा शेयरिंग को स्टॉप कर देता हूं, एंड देन माय फेस विल बी विजिबल, राइट? यस, नाउ कैन यू सी मी? यस सर। हाँ, अभी आ गया आई थिंक, राइट? ओके, यस सर आ रहा है। ठीक है, सर fair enough। सेकंड क्वेश्चन सत्यम तिवारी पूछ रहे हैं कि विच वन इज द बेस्ट कोचिंग और सेल्फ स्टडी? इफ कोचिंग देन यू कैन प्लीज सजेस्ट ऑस सेम कोचिंग। कुछ यार मतलब देखो, एक चीज है कि कोचिंग ना काफी हद तक मतलब फियर एंड होप के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मतलब फियर इस सेंस में कि एक मार्केटिंग करके रखी हुई है दोनों साइड से। फियर भी है कि यार कोचिंग नहीं करेगी तो मिस आउट हो जाएंगी चीजें, और होप ये कि कोचिंग कर लेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा उससे, ठीक है?
कंफर्ट के है, मतलब इतना ऑब्जेक्टिवली मैं इसका यस और नो आंसर नहीं दे सकता। मैं पर्सनली देखो, अगर आप इतना मेच्योरिटी वाली स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आप लेट्स से लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठे और आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं और आपको चीजें याद हो रही हैं, ठीक है, और लक्ष्मीकांत बुक जो कि लगभग 1000 पेजेस की है, लेट्स से वही बुक फुल टाइम पढ़ रहे हैं, उसको आप लेट्स से 25 से 30 दिन में कवर कर डालते हैं, तो आप उस स्टेज ऑफ मेच्योरिटी पे पहुंच चुके हैं कि आपको वहां से कोचिंग रिडंडेंट लगने लग जाएगी, ठीक है। आपको लगेगा कि जो टीचर मेरे को 90 आवर्स में कवर करवा रहा है 3-3 घंटे की कोचिंग में 1 महीने तक, वो सेम चीज जो मैं अपने कंफर्ट के साथ पढ़ के उसको जो है 60 आवर्स में कवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पे आपको जरूरत नहीं है कोचिंग की। सेकेंडली, ज्यादातर अच्छा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब जितना मेरे को फीडबैक मिल रहा है, मैंने 2015 में दिया था, उसके बाद भी जैसे जैसे मेरी वाइफ अभी पढ़ रही है यूपीएससी के लिए, तो मैं उसको गाइड करता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि काफी डिसेंट स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। बट ये जो है टेस्ट सीरीज रिकमेंडेड है, खास करके मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, क्योंकि ज्यादातर टेस्ट मिल जाते हैं मार्केट में, तो उसके लिए आपको अलग से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट मेंस के लिए जो नीड प्रॉपर टेस्ट सीरीज, प्रॉपर बढ़िया टेस्ट सीरीज, जो भी मार्केट में अच्छी कोचिंग चल रही है, जो हमारा टाइम था उस टाइम विजन आईएएस टॉप पे था टेस्ट सीरीज के मामले में, ठीक है। बट अभी मैंने सुना है कि जैसे ये फॉर्म आईएएस नहीं, कौन सा फॉरम आईएएस करके एक अच्छा चल रहा है टेस्ट सीरीज के मामले में। फिर आपका जीएस स्कोर भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि टेस्ट करने से जो क्या है कि आपको एक सिंसियरिटी आती है, एक टारगेट बन जाता है कि 15 दिन बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक पे टेस्ट होने वाला है और इसका ये सिलेबस है, ये स्टडी मटेरियल है, ये मेरे को अच्छे से कवर करना है, तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। कोचिंग अगर आप कंफर्टेबल है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो नहीं जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। सर एक मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब बात करते हैं कि खासकर मैगजीन के जितने भी कंटेंट होते हैं डिफरेंट कंटेंट होते हैं, तो जब हम बाबा आईएएस बाबा या विजन का मंथली मैगजीन पढ़ लेते हैं, तो क्या उसके बाद भी योजना पढ़ना जरूरी है? क्योंकि आमतौर पे देखते हैं कि मैगजीन का कंटेंट डिफरेंट वे में होता है, डाटा अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा कौन सा चीज रिलेवेंट है कौन नहीं है, वो सब चीज कैसे डिसाइड करें? ये क्या है, इसमें ऐसा है कि अपने जो कोचिंग का मटेरियल होता है ना, खास करके जैसे मैं विजन आईएएस के मंथली मैंने तब भी रेफर किए थे, अभी भी मैं विजन आईएएस के मंथली की, मतलब जैसे मेरी वाइफ पढ़ रही है, तो इसमें ऐसा है कि वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहां उस इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको अपना ओपिनियन बिल्डअप करना थोड़ा सा टफ लगता है। वो भी अगेन मेच्योरिटी वाली बात कि आप कितनी किताबें जीवन में पढ़ चुके हैं। इसलिए योजना के मैं सजेस्ट करूंगा कि अच्छे से फील्ड में लगते एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे है, कुछ रूरल डेवलपमेंट पे है, विमेन एम्पावरमेंट पे है, तो इन टॉपिक पे अगर अच्छे आर्टिकल मिल रहे हैं, मतलब ये गाइडेंस से ही होना चाहिए, आप रैंडमली पूरी योजना नहीं पढ़ पाएंगे, आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो हर महीने योजना के 7-8 अच्छे आर्टिकल और द हिंदू के या इसके इंडियन एक्सप्रेस के जो ओपिनियन वाला कॉलम है, एडिटोरियल है, वो आपको कवर कर लेना चाहिए, उससे आपको लेट्स से ऐसे में बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे के एग्जाम में आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, किस तरह से ये बिल्डअप करता आ रहा है और इससे ओपिनियन प्रेजेंट किया जाता है अपना, इस तरह से ओपिनियन प्रेजेंट किया जाता है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि पैरा वाइज एक इशू पिक करता है राइटर, उसको इलेबोरेट करता है और कैसे वो पैरा खत्म होता है और पैरा खत्म होता है और बहुत ब्यूटीफुली उसका जो एंड वाला 1-2 सेंटेंस होते हैं वो आगे
वाला जो पैरा होता है उसके साथ लिंक्ड होते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? बहुत मतलब बात बोल रहा हूँ मैं, नाजुक बात बोल रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे कितना ब्यूटीफुली वो लोग आर्टिकल को लिख रहे, वो सेम चीज अपने जाके ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ऐसे को स्पेसिफिकली और बता दूंगा ऐसे के, क्योंकि ऐसे थोड़ा वैसा है जिसके लिए मार्केट में ज्यादा अच्छी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे के लिए क्या कर सकते हैं आप, तो रिसेंट ईयर के टॉपर्स हैं उनके 10-12 ऐसे आप खुद उठा के पढ़िए। पहले आपको समझ में आएगा कि ऐसे मतलब दिस एंड यूपीएससी का ऐसे इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एकेडमिक ऐसे जो हम मतलब लेट्स से आप जर्नलिज्म परस्यू कर रहे हैं या फिर कोई लेट्स से हिस्ट्री को डिटेल में परस्यू कर रहा है, तो वहां पे जो एकेडमिक ऐसे लिखा जाता है वो ऐसे यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हटके होता है। अब क्योंकि वो लोग टॉपर्स हैं तो उनके 10-12-15 लोगों के ऐसे आप उठा कर देखेंगे तो आपको यूपीएससी की समझ में आ जाएगी कि हाँ ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन होता है यूपीएससी का। सर एक क्वेश्चन मेरा खुद का है। हाँ बोलिए। मैं एक हिंदी बेल्ट से आता हूँ और मेरी भाषा इंग्लिश से अच्छा हिंदी है, मतलब जहाँ तक मुझे विश्वास है। तो मुझे यूपीएससी के लिए कौन कौन सी चीज तैयारी करके किन किन पहलुओं को ज्यादा मजबूती से मजबूत करके जाना अभी पड़ेगा आप ताकि मैं उसको फाइट कब कर कब अपीयर होने वाले हैं इसमें एग्जाम में? सकूं। और मैं 21-22 में, अभी 22 मैं में ग्रेजुएशन। अपीयर होंगे? यस जी। यार मतलब हिंदी में भी पॉइंट है कि थोड़ा मतलब वैसा लगता है, अनफेयर मान लो, अनफेयर टर्म यूज कर सकते हैं उसमें, कुछ वो नहीं है कि हिंदी से अच्छे अच्छे कैंडिडेट का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये फैक्ट है। जब हम लोग कर रहे थे प्रिपरेशन 2015 टाइप में तो काफी सुनने में आता था यार, टॉप 100 में ज्यादा नहीं तो 7-8 कैंडिडेट होते थे हिंदी मीडियम से। अभी का आप देख लीजिए, मतलब आपके सामने है। मैं रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ठीक है, बट इस बार शायद मैंने सुना है कि कुछ 333 रैंक है पहली हिंदी की बेस्ट रैंक जो है। आप लोगों को ज्यादा आइडिया होगा। ठीक यस है, सर, इसी के आसपास तो सर। हाँ मतलब फिर क्या करे क्या यार, मतलब पॉइंट है कि इसका बढ़िया तो फिर अंग्रेजी सीख लेंगे और क्या है। वही है ना, फिर अब जब रिजल्ट भी नहीं आ रहा तो ठीक है, मतलब दे एक्सपेक्ट अस टू बी टेक्नोक्रेट एंड बी गुड इन इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश का यार इतना वो जो मत मतलब हवा मत बनाइए आप। नॉर्मल आपके बेसिक ग्रामर वही 10वीं 12वीं क्लास में जो हम सीख जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वोकेबलरी प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस और थोड़ी बहुत बोलने की प्रैक्टिस। ठीक है, वो कर लेंगे। मैंने देखा यार, मेरे पड़ोसी गांव से लड़का है वहीं हरियाणा से, उसने निकाला इस बार आईपीएस, इस बार नहीं लास्ट ईयर उसका आईपीएस में हुआ सिलेक्शन, 102 रैंक है विजयवर्धन करके। और हम लोग वो हैं जिन्होंने प्रॉपर मतलब हिंदी में ही किया सब कुछ, लाइक सब कुछ हिंदी में किया। बट अब क्योंकि यूपीएस ने बोल दिया कि भाई अंग्रेजी सीखो, तो सीख लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अभी काफी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप तुरंत जो है किसी भी चीज का वर्ड मीनिंग कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट यूज करके जो है हिंदी टू इंग्लिश, तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि अगर कर सकते हो तो इंग्लिश मीडियम से करो। ये हार्ड फैक्ट है लाइफ का, मतलब फैक्ट है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, समझे ना? यस सर, यस सर, यस सर, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं हाँ सर हाँ हाँ सहमत हूँ आपसे। सर तो मैं बाकी ये तो सर मेरा ये सवाल है, सर आपने हाँ बोलिए। आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की, तो फिर सर अचानक से सर यूपीएससी की तरफ झुकाव कैसे हो गया आपका? मतलब ये सर सबसे अगर अच्छा ऑप्शन है यार, मतलब मैं बता रहा हूँ, लाइक नॉर्मल मार्केट में क्या चलता है कि आईएएस आईपीएस टाइप का काफी भोकाल टाइप रहता है, बट आप कोई भी सर्विस पिक करके देखिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज है कंट्रीब्यूट करने की। मतलब मैंने खुद का ही नोटिस किया है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मार लेना, किसी दिन 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के डाटा एनालिसिस कर ले,
तो इतने में आप जो है गवर्नमेंट का 2-3 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं क्योंकि आईआरएस में हूँ तो मेरी जॉब प्रोफाइल पूरी टैक्सेशन वाली है, जीएसटी में काफी डिटेल में स्टडी भी किया है, काम भी किया है, मैंने केस भी बुक किए हैं। तो वो चीजें जो टिपिकली हम इंटरव्यू में बोलते हैं ना कि सर जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा, सोशल स्टेटस रहेगा, सर डाइवर्सिटी ऑफ जॉब मिलेगी, जो रट्टा मार के जाते हैं हम इंटरव्यू में, वो चीजें वास्तव में है। मतलब ज्यादातर सर्विस में वो चीज आपको मिल जाएगी। वो तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आईआईटी से बीटेक करके सिविल सर्विस में आना इज ए गुड चॉइस, एंड if you are coming from some good technical background, you are going to contribute, तो कोई डाउट नहीं है। मतलब अभी भी देखो सब टेक्नोलॉजी पे ही तो काम हो रहा है। अभी रिसेंटली पिछले 7-8 सालों में अगर आप देखें तो टैक्सेशन इज प्राइमरली अबाउट डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस कर रहे हैं हम यहाँ पे। मतलब वो तो पहले वाली चीज तो खत्म हो गई ना कि आपकी फैक्ट्री होगी और फैक्ट्री के बाहर अपने डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर खड़ा होगा, ठीक है, और वो पूरा का पूरा हर ट्रक चेक करेगा। वो चीजें खत्म हो गई हैं। डाटा एनालिसिस काफी हद तक, और उसमें यू नीड टेक्नोलॉजिकल स्किल, एंड इफ यू हैव टेक्नोलॉजी विद यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट बेटर देन योर कलीग। ठीक है, और मतलब किसी भी फील्ड से आप, जैसे ज्यादातर लोग जर्नलिज्म में है, तो जर्नलिज्म में यू नीड गुड जर्नलिस्ट इन सिविल सर्विस, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब एवरी नीड पीपल फ्रॉम एवरी लाइक फील्ड, एवरी डोमेन। अभी कोई एमबीबीएस करके आ रहा है तो वो मेडिकल फील्ड में नीड ऑफिसर। मतलब हेल्थ, पब्लिक हेल्थ जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर कोई डॉक्टर होगा तो वो किसी इंजीनियर से बेहतर समझ पाएगा उस चीज को, उस प्रॉब्लम को, समझे ना। और अगर कोई इंजीनियर है, ठीक है, जेन्युइन इंजीनियर है, तो वो किसी भी टेक्नोलॉजिकल इश्यू को बेहतर समझ पाएगा। नेक्स्ट। Sir, hello. हाँ बोलो Sir, बोलो। can you suggest us some books for economics, sir? यार इकोनॉमिक्स के लिए आई स्टडीड रमेश सिंह एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड गुड थिंग अबाउट रमेश सिंह इज दैट ही इज कमिंग अप विद updated edition every year. Apart from that, there are candidates. हाँ बोलो बोलो। रमेश सिंह। हाँ रमेश सिंह मैंने इस टाइम रमेश सिंह पढ़ी थी, और रमेश सिंह की लैंग्वेज जो है काफी सिंपल है, आप रमेश सिंह रेफर कर सकते हैं। सर करंट अफेयर्स के लिए खुद का नोट्स बनाना जरूरी है क्या? हाँ, करंट अफेयर के लिए अगर खुद के नोट्स बना लोगे तो आपको काफी बेनिफिट रहेगा। देखो ऐसा होता है कि हम जब लेट्स से एक टॉपिक पढ़ते हैं, लेट्स से एक एक्सप्लेन करके आता है इसके अंदर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, उसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो आपको समझ में तो आ जाता है, बट उसको अगर आप 10 कीवर्ड्स में ढाल लेंगे, 10 कीवर्ड्स में उसको समराइज कर लेंगे, तो आप 2 महीने बाद जाके जब उस चीज को रिवाइज करेंगे ना, तो आपको पूरा वो याद आ जाएगा। बट अगर नहीं होगा तो फैक्ट है कि चीजें समझ आ जाती हैं, बट 1 महीने टाइप में ना उसका 80% चीजें हम भूल जाते हैं, ये फैक्ट है। आप कुछ भी पढ़ते हैं, कोशिश करिए नोट्स बन जाए। वो नोट्स को मैं कैसे करता था कि जब एक मेरी नोटबुक, ये स्पाइरल बाइंडिंग वाली नोटबुक कंप्लीट हो जाती थी, उसको एक बार पढ़ लेता था। मतलब कंप्लीट होने में नॉर्मली 1 महीना टाइप लगता था, जब वो 1 महीने में कंप्लीट हो जाती थी तो उसको पढ़ लेता था। एक बार पढ़ लेता था 1 महीने बाद, दूसरी बार पढ़ लो उसको 3-4 महीने बाद, और फिर एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये काफी कैंडिडेट में कॉन्फिडेंस होता है, ये एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं तो एक बार पढ़ लेता हूँ तो मेरे को चीजें याद आ जाती हैं। ऐसा होता नहीं, भूलते हैं हम, ज्यादातर लोग हम भूलते हैं। ठीक है, हाँ अगर आपका मतलब वैसा स्टाइल है कि आप अंडरलाइन करने वाले, कुछ कैंडिडेट का होता है वो अंडरलाइन करते हैं, बाद में जो चीजें अंडरलाइन करते रहते हैं, सिर्फ उसी से उनको जो है पूरी पिक्चर दोबारा क्लियर हो जाती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों ऑप्शन आप, इट्स ऑल अबाउट योर कंफर्ट, अंडरलाइनिंग और
noting down the keywords. Thank you, sir. Next. गुड आफ्टरनून सर। अभी मतलब हाँ बोलो बोलो। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से अंशु। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम यूपीएससी के लिए सोचते हैं तो हम प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 1 मंथ 2 मंथ के बाद फिर मूड स्विंग हो जाता है, फिर लेफ्ट कर देते हैं। तो मूड स्विंग होने से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? उसके पीछे अपना एक बार थोड़ा इलेबोरेट करो कि मूड स्विंग क्यों होता है। सर जैसे हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया, फिर जो हम अभी करंट में कर रहे हैं, जैसे हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो वहां से फोकस हट जाता है, तो फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, सोचते हैं कि जर्नलिज्म करे या यूपीएससी के लिए जाए। फिर दो रास्तों में कोई एक चूज नहीं कर पाते और फिर वापस जो कर रहे हैं वहां आ जाते हैं कि पहले जर्नलिज्म कर लेते हैं, फ्यूचर में देखा जाएगा, इस तरीके से। तो सर इसको कैसे एक नहीं वो बिल्कुल बिल्कुल आपका देखो, मैं यहाँ पे ना टिपिकल जिस तरह से टॉपर्स बिहेव करते हैं ना, मतलब ज्यादातर टॉपर मतलब लाइफ में देखो यार प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। प्रैक्टिकल इस सेंस में कि आप ये नहीं बोल सकते कि बस विवेकानंद सर का कोट पढ़ लिया कि डोंट स्टॉप अंटिल योर टारगेट इज रीच्ड एंड इस तरह से। प्रैक्टिकल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार 10 लाख कैंडिडेट अपीयर होते हैं इस एग्जाम में और हर साल 1000 टाइप कैंडिडेट भी इस एग्जाम को निकालते हैं। तो अगर आपके माइंड में इस तरह के डाउट हैं कि यार अगर नहीं निकला तो क्या होगा, ठीक है। अब इसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं। अपने को हमारे पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है, मतलब ठीक है, जिस बंदे के पिताजी के पास ठीक है 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो कितना भी कर सकता है। बट ज्यादातर लोग अपने में से, हम क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो 24-25 की एज तक अपने घर वाले एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं यू स्टार्ट अर्निंग, ठीक है। तो अगर इस तरह के डाउट हैं कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, अगर नहीं निकल पाया तो क्या होगा, तो यू स्टार्ट विद एन अल्टरनेटिव। मतलब आप पहले ही अल्टरनेट से ही स्टार्ट करो। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दिया और निकाला ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे ऑनेस्टली कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा सिविल सर्विस निकल जाएगा, ठीक है। अब जो लोग बोलते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस होता है, होते होंगे यार लोग ऐसे मार्केट में, मैं कमेंट नहीं करना पाऊंगा, बट मैंने जैसा आपने ये बोला कि माइंड में ये चलता रहता है कि सर जर्नलिज्म करें। अब वहां पे दो रीजन हो सकते हैं कि एक तो आप अपने पैशन को अच्छे से नहीं जांच पा रहे हैं कि आपको जर्नलिज्म करना है, दूसरा आपके माइंड में ये डाउट हो सकता है कि यार निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगर वो निकलेगा या नहीं निकलेगा वाला है तो आप एक डिसेंट करियर अल्टरनेट स्टार्ट कर सकते हैं, उसी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब मैंने मेरे इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी के दौरान ही मेरा ऑप्शनल तैयार हो गया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपका जर्नलिज्म में जो भी सब्जेक्ट है वो थोड़ा मतलब आप अपनी एकेडमिक्स वैसी रखिए कि यूपीएससी की भी जितना हो सके साथ में तैयारी होती रहे, ठीक है। जैसे मतलब मुझे एग्जैक्ट डिटेल आइडिया नहीं है आपके सब्जेक्ट्स का, बट जैसे पॉलिटिकल साइंस आपको फॉर एग्जांपल इसमें डिटेल में पढ़ते हो अगर, तो उसको ऑप्शनल के हिसाब से भी तैयार कर लो, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो एक डिसेंट अल्टरनेट के साथ इस मैदान में उतरो, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट सर अगर एक क्वेश्चन मेरा एक पूछ लो। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आजकल जिस तरह से आप आ रहे हैं जो तैयारी करने वाले, जैसे कि अनअकैडमी हो गया, फिर ये सब जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, तो अभी कितना हद तक सुधार हुआ है इस सब में, जो पहले पुराने तरीके होते थे टेक्नोलॉजी आ जाने देखो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी से, यार टेक्नोलॉजी से जो लोग कंस्ट्रक्टिवली टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी और सिविल सर्विस प्रिपरेशन, द पीपल हु आर यूजिंग टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्टिवली आर डूइंग क्वाइट गुड। मतलब
अभी ये भी देखेंगे कि गांव में कोई किसान है, वो यूट्यूब से चीजें सीख के अपना जो एग्रीकल्चर है या एनिमल हस्बेंड्री है वो बेटर मैनेज कर रहा है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के एट सेम पॉइंट इट्स ए ह्यूज डिस्ट्रैक्शन, जैसे मैंने पहले सोशल मीडिया वाला बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट क्वाइट डिस्काउंटेड रेट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं तो। समझे ना, मैंने देखा टेलीग्राम पे चैनल बने पड़े हैं यार, टेलीग्राम पे चैनल बने पड़े हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर सिविल सर्वेंट्स गाइड कर रहे हैं। मतलब मेरे साथ ही एक आईआरएस ऑफिसर हैं, वो अपना एक टेलीग्राम चैनल चलाते हैं जिसमें वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी बताते हैं, क्वेश्चंस भी डालते हैं और उनका अच्छा चल रहा है टेलीग्राम पे। मतलब वास्तव में बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो उसमें ठीक है, एक वो मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, लाइक वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला इशू है, दैट्स ए डिफरेंट टॉपिक। बट टेक्नोलॉजी की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैज इम्प्रूव्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। बट वो सबके लिए हुआ है, उसी हिसाब से फिर कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो सर आप अगर किसी को भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे तो आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो कोचिंग सेंटर्स पे जाए या फिर अभी जो एप्स निकले हैं अनअकैडमी वगैरह उससे तैयारी करें अपनी, क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप? नहीं मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग करें या फिर कोचिंग करें या कोचिंग ना करें? एक बार इलेबोरेट कर दीजिए अपना क्वेश्चन। मतलब क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप कि कोचिंग सेंटर्स में जाकर कोचिंग करें या फिर ऐसे ऑनलाइन कोचिंग करें? ये सब नहीं, कोचिंग सेंटर में जाने का तो अगर कहीं वहां आप आसपास रह रहे हैं तो ठीक है, बट कोचिंग सेंटर में जाने का अभी उतना सेंस नहीं है यार। उसका रीजन ये है कि लेट्स से जैसे मैं आईआईटी रहता था तो करोल बाग या मुखर्जी नगर आर अराउंड 1 आवर फ्रॉम आईआईटी, 1 आवर जाना और 1 आवर आना, तो वो 2 घंटे वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है अभी। आपको लेट्स से वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के आपके पास टीचर के 75 आवर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, 75 लेक्चर्स अवेलेबल, उसको आप घर पे बैठ के भी करें तो वो हो जाएगा, डोंट वरी। क्लास जाने का इतना वो नहीं है। वही बात आ गई ना पुरानी फियर एंड होप वाली की, मतलब आप डरिए नहीं कि कोचिंग नहीं गया मैं तो कहीं पीछे ना छूट जाऊं। वो आपकी जो टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस है बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी, डरो मत, मतलब कॉन्फिडेंस रखो इतना कि मैं पढ़ रहा हूँ, समझ में आ रहा है और याद भी हो रहा है। सर एक क्वेश्चन है, थैंक यू। मतलब आपका कहना है कि वो घर में ही बैठे रहे और तैयारी पूरी लगन के साथ करें? हाँ, कर सकते हैं। आपको कुछ वैसा वो माइंड में रखने की जरूरत नहीं है कि यार मैं कोचिंग नहीं अटेंड कर रहा हूँ तो वहां पे तो पता नहीं क्या ही चल रहा होगा। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है, स्मार्ट स्टडी कैसे करें? स्मार्ट स्टडी ताकि ज्यादा मतलब स्मार्ट स्टडी वैसे तो नहीं, वो बात मैं आपकी समझ गया, मतलब थोड़ा रिलेटिवली ओपन सा क्वेश्चन है। बट स्मार्ट स्टडी में 2-3 चीजें ध्यान रखो। आउट ऑफ सिलेबस चीजें मत पढ़ो, ठीक है। मतलब एक वेल डिफाइंड सिलेबस है यूपीएससी का, जैसे फॉर एग्जांपल लोग फाइनेंशियल सेक्टर उतना डिटेल में नहीं है, नॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया जितना बैंकिंग सेक्टर है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, तो बैंकिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये आपका मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, आपका स्टॉक मार्केट हो गया, सेबी क्या करता है, ये चीजें ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग का क्या है, आरबीआई का क्या चल रहा है, एनपीए का क्या चल रहा है, ठीक है, और डिजिटल बैंकिंग का क्या चल रहा है, वो नेचुरली इम्पोर्टेंट हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आप जो सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए। सिलेबस जो है यूपीएससी का
बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि तब कभी कभी भी जब आपको एक क्लिक हो आर्टिकल, तो तभी आपको आर्टिकल देख के समझ में आ जाए कि यार ये तो सिलेबस वाला है, मतलब सिलेबस में डायरेक्टली ये चीज मेंशन है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का मैं फर्स्ट एस्पेक्ट इसको बोल सकता हूँ। सेकेंडली ये जो आप पढ़ रहे हैं, क्या उसकी वो आपको समझ में आ रहा है और याद हो रहा है। उसके लिए आप रेगुलर क्वेश्चन करिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, डेली अपने ओवरऑल इसका प्रोसेस का 10% टाइम एंड एनर्जी यू कैन इन्वेस्ट ऑन प्रैक्टिस। 10% टाइम एंड एनर्जी, लेट्स से डेली 10 घंटे का शेड्यूल बनता है, तो 1 घंटा आप डेली अपने आप को टेस्ट करने में लगा सकते हैं। ठीक है, और रेगुलर रिवाइज करिए, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी। और एक टॉपिक जो है एक ही लाइक पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल से पढ़िए, उसको अलग अलग जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलो। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हमें पहले मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए या हम पहले प्री के हिसाब से प्रिपरेशन करें? नहीं, वो कंफ्यूज, देखिए अभी आपका टाइम है, तो आप प्री और मेंस को मर्ज कर दो पूरी तरह। ठीक है, yes, तो माइंड में रखो ही मत, आपके लिए प्री और मेंस सब सेम है। ठीक है, और एक चीज और, इतना मतलब वो नहीं, आप एक नॉलेज सीकर की तरह इसको अप्रोच करिए एग्जाम को। उससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट भी बनेगा चीजों में और चीजें कनेक्ट होंगी आपस में। तो ये प्री और मेंस वाला जो है, मतलब हमने तो कभी रखा नहीं यार बिल्कुल भी कि ये मैं प्री के लिए पढ़ रहा हूँ यार, ये मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है एंड यू विल अप्लाई दैट नॉलेज वेरेवर द नीड बी। ठीक है, जहां भी जरूरत पड़ेगी आप उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे। और किसी के कोई सवाल? अगर सवाल नहीं हो तो धन्यवाद ज्ञापन के साथ। हाँ आतिश भैया कर देंगे। हाँ हाँ, आतिश? 2 बज गए हैं आप। सर बहुत आभार सर, आप आए हमारे बीच और हमें यूपीएससी के तैयारी को लेकर के इतनी सारी बातें बताई। मतलब जितने लोग जुड़े थे लगभग सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कहीं ना कहीं सोचे हैं और कर रहे हैं, कोई करके छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपका आना हमारे लिए बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक था और निश्चित तौर पे हम लोग भी ऐसो आपके नक्शे कदम पे चल करके उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम, थैंक यू वेरी मच, सर थैंक के- यू वेरी मच। सर के लिए 2 चार ठीक है पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके आपने हमारे ओके छात्रों को इतना कुछ कहना सिखाया। चाहता हूँ। सर यकीनन सर आपका अनुभव वास्तव में एक क्रिटिकल अनुभव है, इस कोई दो राय है। और जहां तक मुझे लैंग्वेज को लेके बताए थे, तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ, अगर आज लैंग्वेज के साथ शिफ्ट हो जाएं तो शायद बेटर से वेस्ट की ओर इंडिकेट हम अपने आप को कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको हार्टली थैंक यू बोलूंगा। और मैं मेरी पूरा कोशिश है सर कि मैं उस चीज पर पहुंचूं। मेरी फर्स्ट एम्बिशन मेरा लाइफ का वही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर थैंक यू सर। बिल्कुल, ओके 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 सर।